ओके, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अवर टाइटल ऑफ द कोर्स, आईटी प्रोजेक्ट Yes, मैनेजमेंट। sir. सो इसमें इंशाल्लाह जो आउटलाइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हियर इज द कोर्स कंटेंट: इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों का क्या कॉन्टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप, टाइम, कॉस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके। तो इसमें हम ब्रीफली एंड कंसाइजली जितना हमने करना होगा इंशाल्लाह उतना ही करेंगे। देन प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, ये लास्ट पे आपके टूल्स आते हैं जिसमें हम कुछ टूल्स सीखेंगे। तो बेसिकली 14 यहाँ पर चैप्टर है आपके। और ये चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि हमने सारे सारे चैप्टर विद डिटेल करने हैं, नो। इसमें जो हमारे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि हमारे 2 लेक्चर्स में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम भी हमारे 2 चैप्टर्स में हमारा एक जो है वो 2 लेक्चर्स में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हम कोशिश करेंगे उनके जो पीडीएफ स्लाइड्स या पीडीएफ नोट्स आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सी, सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और ये इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, और ये फर्स्ट चैप्टर भी है आपका। इंट्रोडक्शन हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो बिफोर गोइंग टू द स्लाइड्स पे जाने से पहले मुझे आपसे जानना है कि आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन है कि कोर्स किसके बारे में है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, या इसके अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, कोई स्टूडेंट इसमें शेयर करें अपने अपने व्यूज। एनी स्टूडेंट? सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि हम किसी एक टॉपिक को लेके या एक जो है वो थीम को लेके हम टोटल जो है वो देखेंगे कि उसका हमारे पास स्टार्ट क्या होना चाहिए। सपोज हम किसी भी जो है वो कैमरा के रिलेटेड बना रहे हैं, या ये कह लें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो हमारा प्रोजेक्ट होगा सॉफ्टवेयर। उसमें मैनेजमेंट हम ऐसे करेंगे कि हम उसका इंट्रोडक्शन रखेंगे कि स्टार्ट में हमारे पास कौन कौन सी जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, और फिर उसके अंदर हम कोडिंग कौन सी यूज़ करें, किस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, देन हमारा डिज़ाइन क्या होना चाहिए, और फिर हमारी टीम के कितने मेंबर्स होने चाहिए, कौन पर्सन क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म करेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होंगी, फिर इसे टेस्ट कैसे किया जाएगा, और देन लॉन्च कब हम करेंगे। ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये अनिला आपने बिल्कुल सही बताया, इसी के रिलेटेड है सारा कुछ, लेकिन इसमें हम कुछ स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कि किस किस तरीके से हमने इन चीजों को सीखना है। ठीक हो गया ना? तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यही है, आपका एक प्रोजेक्ट है ना, तो आपने उस प्रोजेक्ट को पहले अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, एंड जब प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, और उन एक्टिविटीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, और एक्टिविटीज को कौन कौन परफॉर्म करता है। यानी कि हर एक्टिविटी का परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा ना, उन लोगों के बारे में भी डिस्कशन होगी कि कौन कौन किस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और हर एक्टिविटी को अचीव कैसे किया जाता है। ओके, जी सर। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट जस्ट दोबारा से। ओके,
ओके, सो व्हाट इज मैनेजमेंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोगों के माइंड में जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इंशाल्लाह वो फर्दर क्लियर हो जाते हैं हम जैसे ही डिस्कस करते हैं चीजों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी चीज को मैनेज करना इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को मैनेज करना। तो अब यहाँ पर चूंकि हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोजेक्ट को एक एक सीक्वेंस में किसी प्रोसेस किसी मेथड के तहत मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। So to manage any kind of project या to manage any kind of things, we have different activities. तो वो activities क्या है हमारे पास? सबसे पहले है प्लानिंग, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि what is to be done, कि क्या करना है हमने, ठीक है। तो प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी टू डू दैट टास्क, कि हमने करना क्या है। देन ऑर्गेनाइजिंग, मेकिंग अरेंजमेंट्स, जो हमने करना है उसके अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर लेना, ठीक है, कि हमने ये करना है और इस सीक्वेंस में करना है। ओके, देन स्टाफिंग, तो कौन सा काम करने के लिए कौन सा बंदा राइट है, ठीक है, सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब, स्टाफिंग आ गया। डायरेक्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, फिर उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है। जो टीम लीड होगा, ठीक है, वो उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। देन मॉनिटरिंग, चेकिंग द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा, ये जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, जो जो टास्क इन लोगों को असाइन किए गए हैं क्या आया कि वो टास्क सही तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। एंड देन कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, टेकिंग एक्शन टू रेमेडी होल्ड अप्स, मीन कि जो यहाँ पर प्रोग्रेस के दौरान इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जो मसले आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है उनके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है, टेकिंग एक्शन टू रेमेडी होल्ड अप्स, जो चीजें पेंडिंग की हुई हैं, जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर एक्शन लेना, इट इज कंट्रोलिंग। एंड देन इनोवेटिंग, कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशन। ओके, मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं कोशिश ये करनी है कि मार्केट में अगर ये काम पहले से चल रहा है तो उस काम से कुछ नया हो, कुछ हट कर हो। आप देखते हैं कि मार्केट में कोई भी न्यू चीज आती है तो उस चीज में कोई ना कोई इनोवेशन जरूर होती है। मतलब कि पहले से जो आपने काम किया होता है तो उस काम से हटकर कोई ना कोई इनोवेशन जरूर होती है। लाइक आप मोबाइल फोन्स की ही बात कर लें तो मोबाइल फोन्स में भी कोई न्यू मॉडल अगर आता है तो उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं प्रीवियस से। कैमरे में कुछ वो बेटर डाल के भेज देते हैं या कुछ फीचर ज्यादा ऐड कर देते हैं। इट इज इनोवेटिंग, कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशंस। उसके बाद है रिप्रेजेंटिंग। बेसिकली रिप्रेजेंटिंग में हम अपनी उस सारे आइडिया को, उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टू द यूजर, ठीक है, लियासिंग विद यूजर्स, यानी कि यूजर के साथ गपशप लगाना, उनको समझाना, उनसे डीलिंग करना, उनको अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताना, ईच एंड एवरीथिंग। इट इज निगोशिएशन एंड रिप्रेजेंटिंग। हाँ, इनोवेटिंग का क्या मतलब होगा, मतलब जस्ट इसका मीनिंग? इनोवेट, न्यू आइडियाज, न्यू सॉल्यूशन, किसी नई चीज के बारे में कहते हैं ना, हम एक नई चीज, नया आइडिया को हम करने के लिए इनोवेट करते हैं। इनोवेशन इज समथिंग न्यू। ओके। सर थोड़ा एक्सप्लेन। जी जी सर ये डायरेक्टिंग का बता दें, रिपीट कर दें। सर डायरेक्टिंग, थोड़ा सा जी जी दोबारा से एक दफा बता रहा हूँ, सारी चीजों को सुने। आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? जी यस सर। जी, सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग क्लियर है, प्लान करना, ठीक है, प्लान आउट करना, जी जस्ट सर। जस्ट प्लान करना कि डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, कि क्या हमने करना है, और जो हमने करना है ऑर्गेनाइजिंग में आता है कि उसको ऑर्गेनाइज करना। यानी क्या काम पहले परफॉर्म करवाना है और क्या बाद में। बिल्कुल, मतलब कि ऑर्गेनाइज सीक्वेंस बना लेना ना, कि सबसे पहले ये काम करेंगे फिर देन ये करेंगे, यानी कि चीजों को सीक्वेंस में लेके आना। ओके, जी देन स्टाफिंग, जो काम हमने सीक्वेंस में करने हैं, ठीक है, जो काम हमने सीक्वेंस में करने हैं उनके लिए जैसे कौन सा कौन सा बंदा पर्सन क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली किस काम के लिए कौन सा पर्सन होगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जस्ट आपको एक मिनट नेटवर्क चेंज कर लूं मैं। ओके सर। जी, सर।
ओके, सो ये बात क्लियर होगी ना ऑर्गेनाइजिंग की भी, स्टाफिंग की भी। ओके, अब है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि वो जो लोग हमने असाइन किए हैं, हर बंदे को जो स्पेसिफिक टास्क असाइन किया है, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि अब आपने कैसे कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल देखें ना, अब जिस जिस बंदे को जो काम असाइन किया जाता है उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, ठीक है, कि आपने ये काम कैसे कैसे, कौन कौन सा काम करना है। क्लियर हो रहा है ना? जी अगर सर। किसी को कोई इशू होगा तो आपने मुझे रोक के क्वेश्चन जरूर करना है, ओके सर। ठीक है? सर ये मोबाइल किसका बार बार रिंग कर रहा है? मोबाइल एक्चुअली मेरा ही रिंग कर रहा है अगेन एंड अगेन, कॉल्स आ रही हैं अंदर और मैं मुसलसल कॉल्स को ना कट कर रहा हूँ। अभी मैं इसको सर साइलेंट मोड जो पे कर रहा डोंट हूँ। माइंड इसे साइलेंट कर सकता है? जी जी, हो गया। थैंक यू एक्चुअली सर। नेटवर्क मोबाइल वाला यूज हो रहा था ना, इसलिए नेटवर्क भी इंटरप्ट कर रहा था। जी ओके, सो ये डायरेक्टिंग की भी बात हो गई, यानी कि डायरेक्टिंग करना, उनको डायरेक्शंस देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना। देन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग इज बेसिकली चेकिंग ऑन प्रोग्रेस। फिर वो जो काम कर रहे होंगे उनकी प्रोग्रेस को चेक करना। ये सारी चीजें मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में आती हैं, ठीक है? मतलब कि जो सर काम, हम ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग में जो है हम ये देखते हैं कि क्या जो हमने टाइम ड्यूरेशन सेट किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है और विदाउट एरर हो रहा है या नहीं, और हर बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एग्जैक्टली और मॉनिटरिंग में बेसिकली ये भी होता है कि जो वो काम कर रहे हैं उनमें अगर कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है उनको नोट डाउन कर जी लेना, ठीक है, उनको नोट डाउन करने के बाद में उनको जी उनके अगेंस्ट कंट्रोलिंग में उनको एक्शन लेना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन जी लेना सर। कि ये उनको मतलब कि फीडबैक देना कि इसको आप प्रॉपरली किस तरह से कर सकते हैं, इसके अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कौन सा एक्शन ले सकते हैं आप, ठीक है? जी एंड देन इनोवेटिंग इज कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशंस, मतलब कि फिर जो भी आप वो काम कर रहे हैं तो उनमें मतलब कि उनके काम में कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। देखिए ना, एक काम जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उसी को ना लेके चलना, बल्कि कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ सामने आना, जिसके अंदर टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे, ठीक है, और चीज भी क्वालिटी वाइज अच्छी हो। इट इज इनोवेटिंग, कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशंस, कुछ नई चीज लेकर सामने आना। एंड देन रिप्रेजेंटिंग, फिर वो जो काम कर लिया है उसको रिप्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, जिसको हम कहते हैं ना कस्टमर केयर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कस्टमर्स के क्वेश्चंस होते हैं किसी चीज को यूज करने के बारे में, उनको भी टैकल करना कि हाँ ये चीज बनाई है और इस चीज के अगेंस्ट कस्टमर का ये क्वेश्चन हो सकता है और इस क्वेश्चन को इस तरह से मैनेज किया जाएगा। सर सर हम ये कह सकते हैं कि हम कोई सॉफ्ट बना के दे तो फिर टाइम लिमिट देते हैं, तो उसके बाद उसे जो है उसके अंदर कुछ थोड़ी सी तब्दीली हमें करनी पड़ती है, या वो हम टाइम देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन तक आप ये चीज़ सेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर चीज़ें जो हैं वो लेते हैं उस पर इंस्टॉलमेंट पे कह लें, या फिर हम ये कह देते हैं कि ये जी 6 मंथ तक आपको वारंटी या गारंटी के अकॉर्डिंग देते हैं, तो फिर उसके अंदर वो चेंजिंग करके देते हैं, तो वो इस तरह का दें कि हमें ज़्यादातर हमारा बजट डिस्टर्ब ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस ये होता है अनिला, चेंज मैनेजमेंट होता है ये, ठीक है, ये भी एक अलग से मैनेजमेंट है। हमने तो ये जनरल पढ़ रहे हैं ना मैनेजमेंट, ये इस आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक आता है कॉन्सेप्ट चेंज मैनेजमेंट, मतलब कि कस्टमर कुछ रिक्वायर करता है, कुछ इश्यूज या कुछ उसकी डिमांड्स हैं, वो चेंज करवाना चाहता है। एक पर्सन ने अपना एक प्रोजेक्ट बनवाया तो उसमें वो रिक्वायरमेंट्स को इन फ्यूचर जाके चेंज करवाना चाहता है, तो बेसिकली इट इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट। और चेंज मैनेजमेंट के अपने कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके वो चेंज को मैनेज कर लिया जाता है। ओके, जी हाँ, बाकी सब स्टूडेंट्स को भी क्लियर है ना अब ये सारी चीजें?
तो ये मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं, इनको आपने जस्ट कॉन्सेप्चुअली अपने माइंड में रखना है, इनके नेम याद रखें, और देन नेम से ही जाहिर हो रहा है ना सारी चीजें, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ को हायर करना, डायरेक्ट करना, उनको जी instructions सर। देना, मॉनिटरिंग, सो ऑन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्योरली। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? इन अ सिंपल वर्ड्स, प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसी यूनिक आइडिया या एक ऐसी यूनिक सर्विस या एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट होती है जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रही होती है और कहीं ना कहीं जरूर एंड हो रही होती है। ठीक है ना? हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इज एनी टेम्परेरी एफर्ट टेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक ऐसी चीज या एक ऐसी सर्विस, ठीक है, जिसको बनाया गया है और उसका कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया गया है और वो कहीं ना कहीं पर एंड भी जरूर होगा। तो वो चीज प्रोजेक्ट नहीं होती जो स्टार्ट तो हो जाए लेकिन एंड ना हो रही हो। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट में एंड जरूर होना होता है, अगर उसको स्टार्ट किया है तो वो उसका एंड कोई ना कोई भी है। ठीक है, तो टेम्पररी नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट इंडिकेट अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। ये 2-3 डेफिनेशन मतलब कि यहाँ पर बताई गई हैं, आप इनको अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड्स में भी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपका आंसर वही होना चाहिए एट द एंड, यानी कि उसी के साथ मैच करना चाहिए। The end ID reached when the project's objectives have been achieved। मतलब कि एंड कब आता है? एंड तब आता है जो हम प्रोजेक्ट से बनवाना चाह रहे थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो गए हैं, जब तभी एंड आएगा ना। स्टार्ट हमने किया, फॉर एग्जांपल स्टार्ट ये था कि मैंने यहाँ से जी लाहौर पहुंचना है, तो मेरा जो एम है वो लाहौर पहुंचना है। अब लाहौर मैंने जाना कैसे है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जी, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपनी पर्सनल एक गाड़ी पे जाना है, या मैंने एक कन्वींस कहीं से रेंट पे लेकर जाना है, वगैरह वगैरह। तो वो जो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो जो आपकी चीजें होंगी, वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव हो चुके हैं तो इसमें एंड आ चुका है। ठीक है, when the project is terminated because its objectives will not or cannot be। अगर एक प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया या एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे ऑब्जेक्टिव अभी मीट नहीं हुए, तो देन भी हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो फिर एंड नहीं होगा, वो तो आप प्रोजेक्ट को बंद करने वाली सिचुएशन होगी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बंद कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट कंप्लीट वही होगा जिसका एक स्टार्ट है, जिसका एक हमारे पास एंड भी है। ओके, यस सर। सर प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। प्रोजेक्ट इज बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं पर एंड जरूर होगा, और इसके दरमियान में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होंगे। अब क्लियर होगा, सिंपल वर्ड्स में बताया मैंने। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सम जी काइंड सर। ऑफ टास्क, ठीक है, दैट हैज सम beginning and some kind of ending। ओके, ये देखिए ना, प्रोजेक्ट इज यस सर, डन है। activity that involves non-routine task and has clearly defined beginning and end, जिसका start और end होता है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है प्रोजेक्ट। ओके, देन जी सर। ये तो हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। हमारे पास एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्टिव। गोला पटिया की नहीं, ये जो माइक किसका ऑन है? काम सर गलती से ऑन हो गया, एक मिनट। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। जो एक प्रोजेक्ट है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इस चीज का आपको आइडिया होगा। ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स, जो हम उस प्रोजेक्ट से हासिल करना चाह रहे हैं, अचीवमेंट्स, जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो अ प्रोजेक्ट क्लियरली डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है, ऑन अचीवमेंट ऑफ विच अ प्रोजेक्ट सक्सीड्स, मतलब कि अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उससे हम क्या हासिल करते हैं, वो अचीवमेंट बेसिकली ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली चीजें, ठीक है, एंड द एंड रिजल्ट्स, या उसको हम कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट के को परफॉर्म करके जो हमें हासिल होता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द प्री डिटरमाइंड एंड आउटपुट्स आर मेजरेबल, मतलब कि वो वाली आउटपुट्स जो एक प्रोजेक्ट से हमें मिलती हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव एक हमारा प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज टेम्परेरी लाइफ स्पैन, जैसे कि हमने प्रीवियस बात की कि प्रोजेक्ट का कोई ना कोई स्टार्ट होगा और प्रोजेक्ट का कोई ना कोई एंड भी जरूर होगा, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी लाइफ स्पैन। सो प्रोजेक्ट कैन नॉट कंटिन्यू एंडलेसली, यानी कि प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता कि वो चलता जा रहा है, यानी कि एंड नहीं हो रहा। इट इज अ टेम्परेरी एंड, मतलब कि ये टेम्परेरी होता है और इसका कोई ना कोई एंड पॉइंट आता है। इट हैज बिगिनिंग एंड एंड फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ। ओके, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको हम टेम्परेरी कहते हैं। इट्स passes through the various step, formulation, planning, design, construction, operation, termination। इसके कुछ स्टेप आते हैं, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि फॉर्म बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन हो रही है, प्लानिंग हो रही है, डिजाइन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन करी जा रही है उसकी, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, एंड देन लास्ट पे टर्मिनेशन आता है, ठीक है। तो ये आता है टेम्परेरी में, लाइफ स्पैन में। एंड देन नॉन रूटीन एंड नॉन रेपिटेटिव। नॉन रूटीन एंड नॉन रेपिटेटिव क्या होता है कि प्रोजेक्ट इज सर हम नॉन रूटीन। टेम्परेरी में बिल्कुल, सर हम टेम्परेरी में ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग स्टार्ट पे जो लैंग्वेज थी PHP या कोई भी हम ऐसी लैंग्वेज जो जिनका स्टार्ट में रुझान ज्यादा था, देन बाद में जो है उनका रुझान कम होता गया, तो वो जो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बन रहे थे उनकी लाइफ टाइम जो है वो उस टाइम तक थी जब तक वो पीक पे थी वो लैंग्वेज। जैसे ये विंडोज 7 की एग्जांपल ले लें देखिए ना, या नहीं XP की। ये उस सेंस में नहीं आएगा, भला क्यों। देखिए विंडोज 7 या विंडोज जी। एक्सपी अभी भी यूज हो रही है, ठीक है, लेकिन अच्छा। उसका टेम्परेरी का यहाँ पर लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो फीचर्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जी लिमिटेड है, वो टेम्परेरी है। जी मतलब कि उसका एक जी लाइफ स्पैन है कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर ये फीचर्स आ रहे हैं और यहाँ पर एंड हो रहे हैं इससे। और जो विंडोज 7 के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं, मतलब कि आगे अगर हम फर्दर अपग्रेडेड वर्जन पे आ जाएं, विंडो 8 पे आ जाएं, तो उसमें कुछ ज्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, तो उसका लाइफ स्पैन विंडो 7 से ज्यादा है। जी आप समझ रहे हैं आपको स्टार्टिंग क्या है जी और सर एंडिंग क्या क्लियर है। है। इट इज लाइफ जी स्पैन। सर क्लियर है। एंड देन नॉन रूटीन एंड नॉन रेपिटेटिव का मतलब क्या, प्रोजेक्ट इज नॉन रूटीन एंड नॉन रेपिटेटिव इन नेचर। अब नॉन रूटीन का मतलब ये है या नॉन रेपिटेटिव का मतलब ये है कि हमें बार बार, अब देखो एक विंडो 7 बन चुकी है, ठीक है, अब मैं चाहूं कि मैं अपनी विंडो 7 अलग से बनाऊं, हालांकि वही फीचर मुझे विंडो 7 से मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है, मैं उसी तरह के फीचर का अलग प्रोडक्ट बनाने के बजाय उसी को यूज कर लूंगा। इट इज नॉन रेपिटेटिव, ठीक है ना। तो मतलब कि रिपीटेडली नहीं बनाया जाएगा उस चीज को, अगर एक चीज एक अवेलेबल है तो वो नॉन रूटीन हो जाएगी, रूटीन में बार बार उस चीज को नहीं बना दिया जाएगा। हाँ, अगर बनाई जाएगी तो उसका फर्दर वर्जन होगा, कोई उससे फर्दर कोई नई चीज होगी, कोई न्यू इनोवेशन होगी उसके अंदर। ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स। प्रोजेक्ट ऑपरेट्स विद इन कॉन्स्ट्रेंट। कौन से कॉन्स्ट्रेंट होते हैं प्रोजेक्ट में, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। अभी मैंने पीछे बात की थी कि हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वो वाला प्रोजेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है जिसमें टाइम और कॉस्ट कम लगती है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है। सो दीज आर 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, जिनकी बेस के ऊपर प्रोजेक्ट की जो है वैल्यू कम ज्यादा होती है। एंड देन यूनिकनेस, नो टू प्रोजेक्ट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, दो प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। देयर आर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद इन अ प्रोजेक्ट व्हिच डजंट गो विद सम अदर केस। मीन टू से डैट के, अब देखिए ना, जैसे विंडो 7 की अभी मैंने बात की
कि अगर विंडो 7 है तो उसके आगे चले जाए तो विंडो 8 है, तो उसमें कुछ यूनिकनेस है, दोनों सेम नहीं है, देयर आर सम काइंड ऑफ यूनिकनेस, ठीक है। तो जिसको हम बोलेंगे कि दो प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जहां पर कोई ना कोई डायनामिक इन्वायरमेंट हो, ठीक है। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि कहीं पर अगर कुछ चीजों को चेंज करना पड़े तो वो चेंज किया जा सके। प्रोजेक्ट ऑपरेट्स इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, सो प्रोजेक्ट नीड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द रैपिड रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। वही बात है, अगर कुछ चेंज करना पड़ रहा है कुछ चीजें, तो वहां पर कुछ अल्टरनेटिव चीजें हो चेंज करने के लिए। Risks and changes are inevitable and projects need to address these issues for which a project need to be flexible. एक प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर यूजर कुछ चीजों को चेंज करने की डिमांड कर रहा है या कुछ चीजें एक यूजर के नीड के मुताबिक सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसको किसी और तरीके से किया जा सकता हो। इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, मीन्स जी अपने सर। प्रोजेक्ट को टोटल डिस्टर्ब किए बगैर हम उसके अंदर कोई भी इनोवेशन लाते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल, करके सारी वर्किंग उसकी चेंज नहीं हो रही, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही अचीव हो रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ फीचर्स में कुछ चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। यूजर अगर इस तरह नहीं कर सकता तो इस तरह कर सकता है, इस तरह नहीं इनपुट दे सकता, चलो इस तरह से इनपुट दे ले। इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सर जरा इसकी एग्जांपल बता दें। अब देखें, आपके पास कीबोर्ड नहीं है, विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल कीबोर्ड नहीं है तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर सकते हैं विंडोज 7 का, ठीक है ना, इनपुट देने के लिए। तो इसके अलावा मतलब कि अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड को एज ए माउस यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ना, विंडोज 7 फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। और इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिनको 2 या 3 तरीकों से किया जा सकता होता है। तो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया ना। इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटीज पाई जा रही होती हैं, यानी कि अल्टरनेटिव, अगर एक जगह कोई इशू आ गया है तो उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया गया होता है कि आप ऐसे कर लें, काम चल जाएगा। तो चेंजेस आर इनवाइटेबल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप बोल ही नहीं रहे? ओके, तो बात हो रही थी फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की अब आपको समझ आ गई है, मैंने एग्जांपल भी आपको अभी दी। अब फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिसोर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। दीज आर, हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या जो है प्रॉपर्टी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो रिसोर्स इंटीग्रेशन इज बेसिकली एवरी प्रोजेक्ट यूजेस रिसोर्सेज। हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है, लाइक वो वाले लोग जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस मशीन पर काम कर रहे होते हैं, कुछ पैसे लग रहे होते हैं, कुछ टाइम लग रहा होता है। तो दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर यूटिलाइजेज इन द प्रोजेक्ट, ठीक है।
So resource integration is basically a basic characteristics of a project. So integration of these resources is necessary for efficient use of these resources. ठीक है, तो ये बेसिकली रिसोर्स इंटीग्रेशन होता है. उसके बाद हमारे पास टीम वर्क. अब रिपीट कर रिसोर्स इंटीग्रेशन. देखें, अभी मैंने बात की थी ना कि पैसे कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा, तो प्रोजेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं और जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड हैं. यानी कि मैन, मशीन, मनी, मिनट्स, दीज ऑल थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रिसोर्स इंटीग्रेशन, कि एक प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें इंटीग्रेशन होती हैं, आपस में जुड़े होना. एग्जैक्टली, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. लाइक देखें, अब मैं अगर ज्यादा एक एक्सपीरियंस बंदा किसी काम के लिए हायर करूंगा ना, तो उसमें मेरे पैसे भी ज्यादा लगेंगे और टाइम कम लगेगा. ठीक है, और लेकिन उससे क्वालिटी ज्यादा बेटर आ जाएगी. तो ये चीजें इंटरकनेक्टेड है ना, ये रिसोर्सेज इंटीग्रेशन, इस चीज को बोलते हैं रिसोर्स इंटीग्रेशन. ओके, देन टीमवर्क. So what is teamwork? A project normally consists of diversified personnel specialized in their respective area. ये बेसिकली थोड़ी वर्डिंग आपको मे बी टफ लग रही हो, लेकिन ये सिंपल ये है कि जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए टीम डिसाइड करेंगे, तो वो मुख्तलिफ स्किल रखने वाले, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रखने वाले लोग होंगे. डाइवर्सिफाइड पर्सनल, यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे डिफरेंट फेजेस होते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स करना, डेवलपमेंट का, डिजाइन का, सारे अलग-अलग होते हैं. तो हर एक काम के लिए अलग-अलग एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है. तो डाइवर्सिफाई पर्सनल उसको बोलते हैं. ठीक है, दे वर्क फ्रॉम अ वेरियस डिसिप्लिन, ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन में काम करते हैं. सो द कोऑर्डिनेशन अमंग देम इज कॉल्ड टीम वर्क. तो उन सब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होगी, अब रिक्वायरमेंट वाला बंदा रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके आगे देगा. ठीक है, तो वो उसकी इंटीग्रेशन होगी डिजाइन वाली टीम के साथ. तो डिजाइनिंग जब बन जाएगी, फिजिकल लॉजिकल डिजाइन जब बन जाएगा, तो वो बंदा कोलैबोरेट करेगा विद डेवलपर. ठीक है, तो ये टीम वर्क होता है. एक बंदे का काम नहीं है एक प्रोजेक्ट बनाना, उस प्रोजेक्ट के अंदर आगे टीम्स होती हैं. इट इज टीम वर्क. ओके, मैनेजर होता है, मैनेजर जो होता है वो लीड करता है पूरे गोल को अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट के. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. इसको थोड़ा सा ना आपने, इसको मैं अगेन कह रहा हूँ, रट्टे नहीं लगाने आप लोगों ने. आप एक इसके टॉपिक को पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें कि ये बात किस लिहाज से कर रहा है. एंड देन टीम वर्क. तो टीम वर्क क्या है? लोग आपस में कनेक्टेड काम करते हैं. रिक्वायरमेंट वाला बंदा रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके देता है. ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम को एनालाइज करता है, और ये सारी एक टीम है, और उस टीम में आपस में जो है अपने आइडियाज या अपनी जो चीजें हैं वो कोऑर्डिनेशन शेयर करनी होती है. जैसे आप एक ग्रुप में, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो आप 3 अगर लोग हैं एक ग्रुप, एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो तीनों में काम डिवाइडेड होगा. ठीक है, एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहा है, एक डिजाइनिंग कर रहा है, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, और एक कोडिंग कर रहा है. ठीक है, तो मीन टू से दैट कि ये सारा एक टीम वर्क हो रहा है. इसको बोलते हैं टीम वर्क. ओके, यस सर. ओके सर. एंड देन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ईच प्रोजेक्ट हैज एन इफेक्टिव प्लानिंग. हाँ, एक प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए. ठीक है, एंड कंट्रोल सिस्टम. और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके. प्लानिंग एंड कंट्रोल. कंट्रोल क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर कमांड जो मैनेजर होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है. हाँ जी, वहां पर फॉर एग्जाम्पल एक डेडलाइन थी, उससे डेट बियॉन्ड जा रही है, तो मैनेजर उसको कंट्रोल करेगा. उससे वो बंदा एक आधा न्यू हायर करके भी अटैच करने की कोशिश करेगा कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए. तो कंट्रोल एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. ओके, एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है लोगों के साथ. मोस्ट प्रोजेक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. ठीक है, कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, और इस काम के लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बंदे भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं.
डेवलपर या डिजाइनर कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लिए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज द नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ना कुछ शॉर्ट टाइम के होते हैं, साल का कॉन्ट्रैक्ट है या फॉर एग्जांपल 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो एक डेडलाइन होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें अपना काम कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरियस टाइप्स। लम सम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि लम सम अमाउंट उसके अंदर हम कर लें, जी इतने अमाउंट हम लेंगे तो इतना टाइम आपको चाहिए तो इसमें आप कंप्लीट करें। ठीक है, लम सम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, हम यूनिट प्राइस का मतलब है उसके अंदर फंक्शनैलिटी के लिहाज से ले सकते हैं। निगोशिएशन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ्री कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि निगोशिएशनेबल, फिर इसमें हम कम ज्यादा कर सके। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो बेसिकली ये इसको चाहे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पे ना जाए, जस्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज समथिंग कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो रेगुलर बेस पे भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। एंड देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेनिफिशियरीज। द अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोजेक्ट आर द प्रोजेक्ट बेनिफिशियरीज। यूजर को बेनिफिट मिलना चाहिए उस प्रोजेक्ट से, यानी कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, जो लोग उसको यूज करने वाले हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा हो रहा हो, यानी कि वो जो जिस पर्पस के लिए बनाया है तो वो यूजर की नीड्स भी पूरी हो रही हो। Each product has certain community of beneficiaries who are directly associated with the product output. यानी कि जो फायदे हैं वो प्रोडक्ट आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है ना स्क्रीन पर लाइनें लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आप ना करें। ओके, बेनिफिशियरी यानी कि फायदे, जो जो फायदे एक यूजर प्रोडक्ट से ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड बेनिफिशियरीज। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो आज फर्स्ट लेक्चर था। टाइम जो है ना काफी हो चुका है लेक्चर का, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थोड़ा है आज का कैरेक्टरिस्टिक ये है ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको अच्छे से लेके चलेंगे। ओके, तो ये आज आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही अपना कवर अप करना है। सर वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा और ये स्लाइड्स भी। सर आप हमसे कैसे शेयर करेंगे स्लाइड्स और ये वीडियो? आप लोग, मैंने ना सर वकार से रिक्वेस्ट की है कि आपके जो ग्रुप है ना उसमें मुझे ऐड कर दें, तो मैं उसमें शेयर कर दिया करूँगा। अगर आप जीआर जो है आप ग्रुप में मुझे ऐड कर दें, अगर आपके ग्रुप जो बने हुए हैं तो उसमें मैं आपको डाटा सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, सर आप सर आपकी बात की समझ नहीं कट गई थी आवाज बीच। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सर आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना 5th वालों का, जो 5th सेमेस्टर का ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में मुझे ऐड करवा देना या खुद ऐड कर दें, तो उसमें डाटा शेयर करना इजी हो जाएगा। सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें फिर। जी मैं यहाँ पर आपको ना अभी चैट में शेयर कर देता हूँ। ओके सर। और IT 7th वालों के ग्रुप में मैं ऑलरेडी ऐड हूँ, तो आपको इंशाल्लाह 7th वालों को वहां पर डेटा मिल जाएगा। ओके सर। आप ओके सर। ये जी कॉन्टैक्ट मैंने शेयर कर दिया है, तो आप मुझे ग्रुप में ऐड करवा लीजिएगा, तो उसमें आपको डेटा और लिंक वगैरह वहीं से मिल जाया करेंगे।